में नहीं कर पाते हैं। और आप जानते हैं कि पॉडकास्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कुछ खुलकर बोल पाते हैं, कुछ अपनी बातें रख पाते हैं, कुछ चर्चा, कुछ विमर्श ऐसे कर पाते हैं जो विमर्श आप दूसरे कार्यक्रमों में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन हालांकि यहां भी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गुंजाइश यहां ज़्यादा की है, और इसलिए पॉडकास्ट जल्दी से जल्दी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं, और आज उसकी हमने शुरुआत कर दी है। आज के पॉडकास्ट में दोस्तों बात जो होगी वो चुनाव का समय है, तो चुनाव की ही बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि 4 जून को जिस दिन रिजल्ट आने वाला है, आज की तारीख 4 अप्रैल है, लेकिन आज से ठीक 2 महीने बाद 4 जून को शाम के वक्त हम बैठे हैं, और शाम के वक्त रिजल्ट सामने है। चुनाव की गतिविधियां समाप्त हो गईं, उसके बाद रिजल्ट यानी काउंटिंग हो चुका है, और काउंटिंग के बाद किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, और उसकी समीक्षा करने हम बैठे हुए हैं। ज़रा आपको 2 महीने आगे लेके चलते हैं, और इस 2 महीने आगे लेके जाने में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, पॉडकास्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। और सीधा जो बातें कह रहा हूं कि 2 महीने आगे देखिए कितना शानदार आज का दिन है। 4/4/2024 यानी 4 अप्रैल 2024, और 4/6/2024 में हम चले, यानी 4 जून 2024 में चले। और शाम का वक्त, जैसे बता रहा था अभी मैं, शाम का वक्त है। इसमें 2-3 सिनेरियो लेके आते हैं। शुरुआत आपसे ही करता हूं। रिजल्ट में आप पहला सीन जिसकी चर्चा खूब हो रही है कि मान लिया जाए कि बीजेपी 30-40 या 50 सीटों से पीछे रह गई। चलिए आगे भी बढ़ेंगे, दूसरे सीन में भी जाएंगे जहां बीजेपी को हो सकता है हार मिली, तीसरे सीन में भी चलेंगे। लेकिन चलिए पहले शुरुआत इसलिए यहां से करते हैं, हमारे तमाम उन साथियों से गुस्ताखी माफ करते हुए जो ये उम्मीद करते हैं कि नहीं, ये चुनाव बिल्कुल ही अब पलट चुका है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा एक एज दे देते हैं नरेंद्र मोदी जी को। और ये कि आप 370 चाहते थे, लेकिन आपको 370 नहीं आया, ना ही 270 आया, 272 चाहिए बहुमत के लिए। 50 सीटें आप पीछे रह जाते हैं, 30 सीट पीछे रह गए, मान लिया 30 सीट 40 सीट पीछे रह गए। तब हम अब 4 जून 2024 को, जहां अभी हम हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? राजीव जी, ये बातचीत बहुत रोचक होने वाली है, क्योंकि 4 जून को, कल काल्पनिक 4 जून को हम ये चर्चा कर रहे हैं, और ये कोई वो भविष्यवाणी नहीं है। डीबी लाइव के दर्शकों को या सुनने वालों को बता दें, कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये हम एक काल्पनिक सिनेरियो पे बात कर रहे हैं कि 4 जून को 3 तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं। बिल्कुल। सिनेरियो 1, बीजेपी 30-40 सीटें 272 के मार्क से कम है। सिनेरियो 2, इंडिया गठबंधन बहुमत की तरफ है, बहुमत पार कर चुका है, या बहुमत के बहुत आसपास है। और सिनेरियो 3, जो मोदी साहब का वादा है या मोदी साहब का क्लेम है कि वो 3rd टर्म करने जा रहे हैं। तो तीनों सिनेरियो को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे जी। तो सिनेरियो 1 जो आपने पूछा कि बीजेपी 30-40 सीटें कम हैं, क्या हो रहा होगा उस वक्त, कौन कौन से प्लेयर होंगे, कौन कौन से लोग होंगे जिनका रोल बड़ा अहम होगा। नंबर 1, सबकी निगाहें राष्ट्रपति भवन में होंगी कि राष्ट्रपति किसको इनवाइट करने जा रहे हैं। सबकी निगाहें नरेंद्र मोदी पर होंगी, और एक निगाह और होगी राजीव जी। देखिए, मोदी साहब की पर्सनालिटी को अगर आप देखेंगे तो मोदी साहब मीडिया के बनाए हुए हैं। मीडिया का रोल उस वक़्त क्या होगा? क्या मीडिया ऑब्जेक्टिव हो चुका होगा? मुझे लगता है हो चुका होगा। क्या वो जो कॉरपोरेट हैं जो बैक कर रहे थे, जिन्होंने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, उनका रुख क्या होगा? क्या ये ईडी सीबीआई जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी है, उसने विपक्ष को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसका क्या रुख होगा? इलेक्शन कमीशन का रोल खत्म हो चुका होगा 4 तारीख की शाम तक।
इन 3-4 सिनेरियो पे क्या होगा, और एक और प्लेयर है आरएसएस का क्या होगा, जी सहयोगी दलों का रोल रुख क्या होगा। एक मेरा मानना ये है कि देखिए, अगर 30-40 सीटें कम होती, ज़रूरत कहाँ से पड़ेगी, कौन लोग आ सकते हैं, बीजेडी आ सकती है, वाईएसआरपी आ सकती है कांग्रेस, या फिर ये भी आ सकती है, बीआरएस आ सकती है, बीजेडी आ सकती है। ये 3-4 जो पार्टियां हैं, ये मिला के उस गैप को पूरा किया जा सकता है। जी जितनी सीटें इनके पास आएंगी, क्या ये मानेंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये आप पहले सीन पे बात कर रहे हैं? जी 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 सिनेरियो, पहला सिनेरियो बीजेपी या एनडीए 30-40 सीटें कम है, ठीक है। बहुमत से। अब उसमें क्या हो रहा है, क्या नरेंद्र मोदी उस वक़्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। आरएसएस भी नहीं चाहेगी, बीजेपी के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें जी। जो अभी शांत हैं, जो ईडी और सीबीआई के डर से, वो सब बोलने लगेंगी कि हम किसकी वजह से हारे। तो बीजेपी के अंदर मोदी साहब की जो एक अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप है, वो ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक है। मीडिया में दो स्वर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे जी 4 तारीख की शाम तक, अगर वो मेजॉरिटी में कम रहते हैं तो। और नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे जो नेता हैं, उस वक़्त बीजेपी में उसकी चलेगी जो बाहर से समर्थन ला सकता है। मुझे नहीं लगता है कि मोदी साहब का जो पोलराइज इतना पर्सनालिटी है, इतनी पोलराइज पर्सनालिटी को लोग जो है बाहर से समर्थन देंगे, खासकर वो पार्टियां जो कहीं ना कहीं जिनके वोट बैंक में मुस्लिम वोट बैंक भी है। जी बिल्कुल। तो एक तो ये सबसे बड़ी चुनौती आएगी कि मोदी साहब की लीडरशिप क्या रहेगी। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि चाहे 30 सीट 40 सीट भी कम रहे, और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी पीएम पद के दावेदारों की सूची में तो रहेंगे, लेकिन उनके नाम पर दूसरे दल जो हैं वो नहीं आएंगे। बीजेपी के अंदर भी आम सहमति नहीं होगी, पिछड़ जाएंगे। जी पिछड़ जाएंगे। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि वो पिछड़ जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें आप देखिएगा कि मीडिया और ब्यूरोक्रेसी का होगा। जो पर्दे के पीछे खिलाड़ी हैं ब्यूरोक्रेसी, उनका होगा। जो आरएसएस का क्या रोल होगा, वो बहुत सारे लोग जो है वो उसमें नज़र रखनी होगी। शिवराज सिंह चौहान क्या करते हैं, वसुंधरा राजे क्या करती हैं, रमन सिंह क्या करते हैं, नितिन गडकरी क्या करते हैं। बड़ा खेमा है। जो एबीवीपी से निकले हुए जो बीजेपी के नेता हैं, उनका एक बड़ा खेमा है, जो ऑलरेडी मोदी साहब को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो अभी मजबूर हैं क्योंकि अभी मीडिया पे कब्ज़ा है, एजेंसीज पे कब्ज़ा है, इस वजह से कमज़ोर। तो ये सिनेरियो 1 में जो मुझे लग रहा है, 3-4 बुलेट पॉइंट्स में दे दूँ। एक, मोदी साहब की लीडरशिप डिस्प्यूटेड हो जाएगी। दूसरा, मोदी साहब का विकल्प ढूंढना जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार भले ये बना लें, लेकिन वो मोदी साहब के नेतृत्व में नहीं होगी। एक और बात आती है कि क्या योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जब समर्थन बाहर से लेने की बात आएगी, तब वो भी नहीं होंगे। तो वो भी नहीं होंगे, क्योंकि वो भी बहुत पोलराइज्ड व्यक्तित्व हैं। उन्होंने बहुत बुलडोज़र 80-20 करके अपनी इमेज जो है वो ख़राब कर ली है। तो शिवराज सिंह चौहान इसमें एक नेता हो सकते हैं, उसमें राजनाथ सिंह एक नेता हो सकते हैं, उसमें गडकरी हो सकते हैं, नितिन गडकरी हो सकते हैं, उसमें वसुंधरा राजे भी हो सकती हैं। मुझे ये 3-4 भावी प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, अगर बीजेपी हाफे मार्क से या एनडीए हाफे मार्क से नीचे रहती। यानी कि अगर बीजेपी 30-40 सीटें कम लाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। अब दूसरे सीन में आते हैं। दूसरा सीन जो आपने अभी बताया, भी शुरुआत में हम लोग चर्चा कर भी रहे थे, दूसरा सीन कि इंडिया गठबंधन जो है वो पूर्ण बहुमत उसे मिल जाता है। जैसे राहुल गांधी, अभी आपको याद होगा, रामलीला मैदान में कह रहे थे कि 180 सीटें भी नहीं आएंगी,
180 उन्होंने 170 नहीं कहा, 175 नहीं कहा और न ही 182 कहा, उन्होंने 180 कहा है। तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, कहीं किसी जगह ये चर्चा किसी प्लेटफॉर्म के जरिए वहां तक पहुंची होगी, बात तो पहुंची होगी कि ही इज नॉट गोइंग टू गेट 180 सीट्स। इस सिनेरियो में भी राजीव जी मेरा कहना है कि हम लोग इस सिनेरियो के अंदर भी दो सिनेरियो को डिस्कस करते हैं जी। एक कि क्लियर कट मेजॉरिटी है जिसमें कांग्रेस का एक बड़ा शेयर है 125 से 150 के बीच में या 200 के आसपास कांग्रेस का एक बड़ा शेयर है। और तब क्या है, और कांग्रेस का बहुत बड़ा शेयर नहीं है, 100 के आसपास है, और फिर इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर भी उतने मजबूत हैं। इन दोनों सिनेरियो में सरकार कैसे बनेगी, एक बात। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री कौन होगा। सबसे प्रमुख सवाल ये होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा दोनों सिनेरियो में। यानी सिनेरियो 2 के मतलब इंडिया गठबंधन की मेजॉरिटी का जो सिनेरियो 2 है, उसके भी दो सिनेरियो में। सिनेरियो 1 में मैं कहूँगा कि अगर कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से आती है, इंडिया गठबंधन की क्लियर मेजॉरिटी आती है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कुछ विरोध ज़रूर होगा अगर कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें आ जाती हैं, लेकिन कांग्रेस को 150 से ऊपर लानी पड़ेंगी उसके लिए, तब जाके। लेकिन राहुल गांधी तो पहले से कह रहे हैं कि पीएम नहीं बनना, उनको कोई भी पद नहीं लेना। ऐसे में कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, मुझे लगता नहीं कि, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे पे ही आ रहा था जी, कि अगर कांग्रेस को कम सीटें मिलती हैं, उतनी नहीं मिलती हैं, 100 के आसपास रहती हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं जिनको समर्थक दलों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उनकी एक्सपीरियंस को देख के, उनकी उम्र को देख के वो दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि नेहरू गांधी परिवार से गठबंधन के भी बहुत सारे घटक दलों को दिक्कत होगी, क्योंकि वो इतना बड़ा उनके ऊपर परछाई आ जाएगी कि उनका अपना अस्तित्व जो है वो बड़ा खतरे में गिरता नज़र आता है। लेकिन राहुल गांधी के मामले पर राजीव जी, कुछ लोग हैं जैसे मुझे उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र लॉबी जी, इंडिया गठबंधन के अंदर की जो महाराष्ट्र लॉबी है, चाहे वो शरद पवार एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे शिवसेना हो, डीएमके स्टालिन हो, और अगर राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ते हैं और वो वायनाड छोड़ेंगे और अमेठी से संसद में पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है कि वामपंथी गठबंधन को भी दिक्कत नहीं होगी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए समर्थन करने में। तो ये कुछ सिनेरियो है जो लगता है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 150 के ऊपर कांग्रेस जाएगी तब है, और अगर 150 के नीचे नहीं आती है तो एक तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे कैंडिडेट हैं, दूसरे कैंडिडेट और भी निकल सकते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे हैं, स्टालिन हैं। अब जरा इस पे बात करें, जब आप राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी, चाहे राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये दो नाम ही सामने दिखाई देता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आप याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी पहले ले चुके हैं। इन्होंने संयोजक के रूप में और प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में भी अपनी बात कही है। कई लोगों ने कहा है दलित चेहरा है, इतना बड़ा अनुभव है, 83 साल उम्र है, 5 दशक से ज़्यादा का पार्टी में अनुभव है उनका, कांग्रेस पार्टी में। कौन कौन लोग हो सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री हो, इस पर अपना समर्थन दे सकते हैं? कौन कौन से पार्टियां हो सकती हैं? देखिए, डीएमके इनका सबसे जो लॉयल और मजबूत अलाई है। उसके बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना, आरजेडी, झारखंड भी हो सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हाँ महाराष्ट्र लॉबी, जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र की पार्टियाँ जो महाविकास अघाड़ी है की पार्टियाँ हैं, यानी एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और
ये डीएमके, ये तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के साथ होंगी। जो अगर मगर वाला जो पार्टियां यहाँ कोई होंगी, अगर मगर वाली बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो पार्टियां जिनका नाम आप नहीं गिना रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, इन पार्टियों का नाम आप नहीं ले रहे हैं, ये पार्टियां एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगी। क्योंकि ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया है। बिल्कुल। तो इन पार्टियों को, मैं कह रहा हूँ, इन पार्टियों को राहुल गांधी के नाम पे दिक्कत होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये पार्टियां भी आ जाएंगी। इसी में एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो ही ना, कांग्रेस ये कहे कि हम समर्थन देंगे, आप गठबंधन से कोई प्राइम मिनिस्टर आए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस किसको किसको समर्थन, किसके किसके नाम पे कांग्रेस राजी हो सकती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस राजी जो हो सकती है सब, तो उसमें सबसे करीब जो मुझे दिखाई देता है वो है स्टालिन या उद्धव ठाकरे। इन दो के लिए कांग्रेस राजी हो सकती है। शरद पवार पे भी राजी हो सकती है, लेकिन शरद पवार क्या हेल्थ रीजंस हैं जी, और उम्र है। तो लेकिन कुल मिला के राजीव जी होगा ये कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो कांग्रेस के इर्द गिर्द ही, कांग्रेस के इर्द गिर्द ही होगा जी। और कांग्रेस को आसानी होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे। कांग्रेस किसको समर्थन नहीं देना चाहेगी? कांग्रेस समर्थन नहीं देना चाहेगी अरविंद केजरीवाल के लिए, जिनको मीडिया का एक सेक्शन प्रोजेक्ट करता है। जी, सीटें उतनी नहीं आएंगी उनकी, लेकिन प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्ट होते हैं। कांग्रेस समर्थन नहीं करेगी ममता बनर्जी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे, मुझे नहीं लगता। तो ये सिनेरियो ऐसा लगता है क्या आपको कि ममता बनर्जी का नाम आए तो कांग्रेस समर्थन नहीं करना पसंद करेगी? क्योंकि राहुल गांधी का जो अभी तक का जो टोटल पॉलिटिकल बिहेवियर देखिए, उसमें साफ लग रहा है जिस ढंग से कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे में बहुत कुछ अपनी तरफ से, कि ठीक है आपको यहाँ, जैसे लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया की सीट नहीं दी तो नहीं दी, भले पप्पू यादव को अपनी पार्टी में लाने के बाद, और पप्पू यादव ने आज की तारीख में, आज ही 4 अप्रैल को पप्पू यादव ने निर्दलीय वहाँ से वो कर दिया, नामांकन फाइल कर दिया है। तो इस दम पे अब जैसे बड़े भाई की भूमिका में बिहार में आरजेडी है इस गठबंधन में, तो बिहार में बेगूसराय की सीट अगर दे देती, ये गठबंधन दे देता कांग्रेस को, तो वहाँ से कांग्रेस कन्हैया कुमार को उतार सकती थी, लेकिन नहीं दिया, है ना, सीपीआई के खाते में गया। तो कांग्रेस या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार सीटों के बंटवारे में समझौता करते हुए आए हैं। देखिए जी राजीव जी, इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी क्या चाहेगा, उसकी सरकार बने या उसके समर्थन सरकार बने, तो जो पॉलिटिकल एजेंडा वो लेकर चल रहे हैं, नंबर 1, मीडिया ने बहुत उनके साथ बुरा व्यवहार किया। उसके पहले ब्यूरोक्रेसी के एक सेक्शन ने बहुत ख़राब, और पूरा विपक्ष उसके लिए जो है उसका भुक्तभोगी है कि जिस तरीके से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने और पुलिस ने काम किया है। और इस पर राहुल गांधी ऑलरेडी कह चुके हैं, पहले से कह चुके हैं कि इन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय की जो बातें हैं, वो मुझे लगता नहीं कि वो जो भी करेगा, अगर ममता बनर्जी उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आती हैं जी और वो राजी होती हैं तो वो होगा, लेकिन उसमें बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा कि अडानी साहब का क्या रोल रहता है ममता बनर्जी के साथ, कॉर्पोरेट्स का कैसा रोल रहता है। कांग्रेस बड़ा केयरफुल रहेगी उसमें, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा उस वक्त तक, सिनेरियो 2 की हम बात कर रहे हैं राजीव जी, जहाँ पे इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी में आ गया है, कांग्रेस का एक बड़ा भारी उद्देश्य होगा कि नरेंद्र मोदी फैक्टर भारत की राजनीति से हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, और दूसरा कि कॉरपोरेट पॉलिटिकल रोल ना निभाएं, और तीसरा वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल हो,
ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी ना हो आरएसएस और बीजेपी की, और मीडिया एक ऑब्जेक्टिव मीडिया हो। ये लेवल प्ले फील्ड कांग्रेस चाहेगी। अब वो कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर हो और कांग्रेस का बाहर का प्राइम मिनिस्टर हो, कांग्रेस ये चाहेगी कि उसकी ये सब बातें इम्प्लीमेंट हों। तो प्रशांत जी, हम लोग दो जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हमने जिक्र कर लिया, बातें कर ली, जिसमें पहले पॉइंट में आप बता रहे थे, या हम लोग जिस एक मत हुए हैं, वो ये है कि अगर 30-40 सीटें नरेंद्र मोदी की पार्टी अगर पीछे रह जाती हैं या पूरा का पूरा एनडीए पीछे रह जाता है, तो आखिर समर्थन किसका होगा, कौन कौन समर्थन दे सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ जो आप पहले भी कह चुके हैं, उसमें थोड़ा अगर आप चाहें तो और उस पर अपनी बात रख सकते हैं कि विद इन दी पार्टी, यानी कि बीजेपी के अंदर ही कई लोग तैयार नहीं होंगे नरेंद्र मोदी के नाम पे। जी। दूसरा सिनेरियो जो है वो ये है कि अगर पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन सरकार पर काबिज होता है, तो फिर कौन प्रधानमंत्री हो सकता है, क्या सीन यहां होगा, उसमें कांग्रेस का क्या रोल होगा, ये सब हम लोग अभी डिस्कस कर लिए। ये दो बातें तो मुख्यतः। अब तीसरी बात, कौन सा पॉइंट आप देखते हैं? तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि तीसरा पॉइंट जो है शायद हमारे दर्शक सुनना नहीं चाहते होंगे जो आप बोलना चाहते हैं, इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या है तीसरा पॉइंट? तीसरा सिनेरियो राजीव जी यही है कि मोदी साहब की हैट्रिक हो रही है। 4 जून को शाम को हम लोग बैठे बात कर रहे हैं और मोदी जी की हैट्रिक हो गई है। तो क्या उस हैट्रिक से माना जाए कि ये देश, ये संविधान आज शाम से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, संविधान में परिवर्तन होगा जी। जैसी अटकलें हैं, क्या यथास्थिति बनी रहेगी? क्या वाकई मोदी जी, वाकई अभी तक तो नारे में थे, लेकिन वाकई क्या मोदी जी विश्वगुरु बन जाएं? क्योंकि फिर तीसरे टर्म के बाद मोदी साहब का जो कार्यकाल होगा वो मनमोहन सिंह से ऊपर पहुंच चुका होगा। वो इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू के लीग में वो आ चुके होंगे तीसरे टर्म के बाद। जी बिल्कुल। तो तब वो मोदी साहब को फिक्र ये होगी कि इतिहास उनके बारे में क्या लिखेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कोई बहुत अग्रेसिव हिंदुत्व एजेंडा चलाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत के चुनाव में पूरी दुनिया की निगाह है। अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड नेशंस केजरीवाल की गिरफ्तारी पर या कांग्रेस के जब अकाउंट सील हुए, इस पर बात कर रहे हैं। तो भारत एक ऐसी डेमोक्रेसी है राजीव जी, जिसको दुनिया प्रिजर्व रखना चाहता है। पूरे एशिया में और दक्षिण एशिया में खासकर भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसकी की लगातार एक डेमोक्रेटिक परंपरा बनी हुई है। दुनिया में संविधानों की अगर हम बात करते हैं राजीव जी, तो संविधानों की एवरेज एज 17-18 साल है। भारत का संविधान 75 साल पुराना हुआ है, वो बड़ी भारी उपलब्धि है। तो दुनिया नहीं चाहेगी कि ये जो डेमोक्रेसी है भारत की, ये ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मोदी साहब तीसरे टर्म में उस तरीके के नहीं होंगे जैसे कि अभी तक हमको दिखाई दे रहा है, एक बात। दूसरी बात कि क्या यथास्थिति रहेगी तीसरे टर्म में, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मोदी साहब की। आपने देखा होगा राजीव जी कि पिछले दिनों से लगातार मोदी साहब टिकट भी उन्हीं को दे रहे हैं। बीजेपी के लोगों की से ज़्यादा कांग्रेस से आए हुए लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। पिछले लोकसभा में 77 ऐसे एमपी थे जी जो कांग्रेस से आए हुए थे, और इस बार भी जिन्होंने कांग्रेस, कल रात में कांग्रेस छोड़ कर आए, आज उनको टिकट मिल गया। तो बड़े पैमाने पर कांग्रेस में लाए हैं, कांग्रेस से लोगों को लेकर आए। बड़े पैमाने पर टिकट काटे गए हैं, 100 से ऊपर लोगों के टिकट काटे गए हैं। बहुत सारे सीनियर नेताओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अभी चर्चा हम लोगों ने की वसुंधरा राजे की जी, शिवराज सिंह चौहान की, रमन सिंह की, तमाम लोगों की चर्चा की। तीसरे टर्म में मोदी जी का कैबिनेट बिल्कुल नया होगा। और बल्कि दूसरे टर्म में भी आप देखिए कि वाजपेयी की कैबिनेट के कितने लोग बचे हुए थे। वाजपेयी की कैबिनेट के
केवल नितिन गडकरी बचे हुए थे या राजनाथ सिंह, ये 2 लोग। बाकी वाजपेयी की कैबिनेट में धीरे-धीरे जितने करके भी निकाल लोग दिए गए। थे या तो वो उनका देहांत हो गया उन लोगों का, या उनको हटा दिया गया, जी, दर्शक दीर्घा में चले गए। दर्शक दीर्घा में चले गए। मुझे लगता है कि जो वाजपेयी की लेगेसी इन 2 लोगों के ज़रिए भी थी, मोदी साहब नहीं चाहेंगे कि वो लेगेसी रहे, वो अपनी बीजेपी चाहेंगे। तो बहुत सारे नए लोग जब आप हम अपनी देखेंगे। बीजेपी की बात कर रहे हैं तो क्या वो अपना आरएसएस भी चाहेंगे? ये भी ये सवाल एक आता बड़ा सवाल है राजीव जी कि क्या आरएसएस, क्योंकि बीजेपी को माना जाता है कि वो है। आरएसएस बिल्कुल, आरएसएस की के बिना बीजेपी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और दूसरी एक बात ये है कि जो आरएसएस के नंबर 2 हैं हौसबोले, जी, वो मोदी साहब के बड़े करीबी हैं। लेकिन फिर भी तीसरे टर्म के बाद मोदी साहब, मुझे नहीं लगता है कि वो चाहेंगे कि आरएसएस उनको कंट्रोल करे। ये टसल आरएसएस के साथ ये जो विभेद है, ये वाजपेयी जी का भी रहा। जी, वाजपेयी जी की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि आरएसएस उनके ऊपर हावी नहीं हो पाया। आरएसएस के रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी थे, लेकिन वाजपेयी का ऑरा बहुत बड़ा था, वाजपेयी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। तो उस ऑरा की वजह से आरएसएस उन पर डोमिनेट नहीं कर पाया। तो वाजपेयी एक डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव नेता के तौर पे बने रहे। जी, मोदी साहब भी नहीं चाहेंगे कि आरएसएस उन पर डोमिनेट करे। तो तीसरे टर्म में अगर हैट्रिक होती है तो वो आरएसएस के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। मोदी साहब अपने तरीके की एक बीजेपी बनाएंगे जो कॉरपोरेट और मॉडर्न बीजेपी, नए नए नेताओं के साथ जो बीजेपी बनाएंगे, वो उनकी अपनी एक बीजेपी होगी जो कि, और वो अगला बेटन किसको पास ऑन करेंगे वो तय करेंगे। क्योंकि अगर आप वाजपेयी जी का दौर देखें, वाजपेयी जी ने बड़ी स्ट्रॉन्ग सेकेंड लाइन बनाई थी, जिसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू जैसे तमाम, शिवराज सिंह चौहान, बड़े के स्ट्रॉन्ग, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये सारी जो वाजपेयी की पार्लियामेंट्री बोर्ड थी और सेकेंड लाइन थी वाजपेयी की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सेकेंड लाइन क्रिएट किया था वाजपेयी जी ने, उन नेताओं को मौके दिए थे। मोदी साहब ने ये नहीं किया है। मोदी साहब की सरकार में, कैबिनेट में और पार्टी में 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक कोई नहीं है। नड्डा जी फैसला नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए तीसरे टर्म में जब मोदी जाएंगे तो मोदी अपनी तुलना वाजपेयी से करेंगे। फिर वो चाहेंगे कि उनके विजन की बीजेपी हो, उनके लोगों की बीजेपी हो और आरएसएस कंट्रोल ना हो उसके ऊपर। और उस नई बीजेपी में काफ़ी बड़ा भूमिका जो है वो कॉरपोरेट की भी होगी। तो ये भारत की रिपब्लिकन पार्टी के तौर पर बीजेपी जो है वो इमर्ज होके आएगी अगर मोदी साहब हैट्रिक बनाते हैं तो। जी, बहुत 3 महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। आप जान रहे हैं कि हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, और उसमें आज 4 अप्रैल नहीं बल्कि 4 जून है, और 4 जून को रिजल्ट के बाद रिजल्ट आ चुका है। 3 तरह के रिजल्ट हम देख रहे हैं। एक रिजल्ट जिसके दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन हम उस रिजल्ट के तरफ तो देख ही नहीं रहे, इसलिए क्योंकि वो असंभव है। तो क्या संभव है? संभव ये है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी को 30-40 सीटें कम आती हैं। तो क्या होगा वो अभी आपने सुना। नरेंद्र मोदी की पार्टी हार जाती है, इंडिया गठबंधन की जीत होती है, तब क्या होगा, और उसमें कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा या किसी और दल का होगा, और कांग्रेस के नाम पर कौन सहमत होंगे, कौन असहमत होंगे, ये सब आपने सुन लिया। तीसरा
जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, जिसकी बात वो लगातार अपनी सभाओं में करते आए हैं, ये कि हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से अगली बार झंडा 2024 में हम ही फहराएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? ये इन 3 सिनारियों की बात हम लोग मैं और प्रशांत टंडन जी हम लोग कर रहे थे अभी। प्रशांत जी, बहुत मज़ेदार है, पॉडकास्ट की दुनिया में बहुत ऐसे गपशप हम करते रहेंगे और मज़ेदार ये है कि ऐसी बातें जो हम लोग कहीं नुक्कड़ पे बैठ के चाय पीते हैं तो वहाँ भी लोग पूछते हैं, और उन बातों को चाय की चुस्कियों के साथ अगर हम यहाँ करें और हमारे साथ ही इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनको भी मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत वैसी बातें आएंगी। ये नया मीडियम है, इसमें कंटेंट भी नया होगा। जैसे आज भी हम लोगों ने जो बात की, तो वो जो खबरों के इर्द गिर्द बात नहीं की, कुछ एक काल्पनिक सिनेरियो में बात की। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हम दूसरे न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर नहीं कर पाते हैं, वो पॉडकास्ट के माध्यम से करेंगे। जी, जैसे अभी खबरों की बात आप कर रहे हैं, अब जैसे हम लोग बैठने वाले थे, हमारे एक साथी ला करके दिए कि ये आरएसएस का एक सर्वे आ गया है, इस सर्वे में ये बताया जा रहा है कि बीजेपी हार रही है, लेकिन वो सही सर्वे है कि गलत सर्वे है वो अपने को नहीं पता, लेकिन उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। आने वाले समय में इसकी चर्चा भी करेंगे कि ये सर्वे सही है कि गलत है, इसके क्या इप्स एंड बट्स हैं, इन्स एंड आउट्स हैं, वो सब कुछ जानने की कोशिश तो आने वाले बहुत सारे जो पॉडकास्ट होंगे 4 जून तक कम से कम, उसके बाद भी वो राजनीतिक होंगे, और कभी कभी इन पॉडकास्ट में हम लोग किसी किताब की, किसी फिल्म की, किसी और घटनाओं की भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, चुनाव से पहले धारा 370 वाली फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखने के लिए क्यों कहा, इसकी चर्चा भी कभी कर लेंगे। जो फिल्म की बात कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी, और किताबों की दुनिया में भी ले चलेंगे, लेकिन अभी चुनाव का वक्त है और सियासत गर्म है, और इस गर्मा गर्म सियासत में गर्मा गर्म चाय के साथ अगर आप पॉडकास्ट देखिए, सुनिए, तो और उसके बाद कमेंट लिखिए कि आपको और क्या कुछ सुनना है, जो आप सुनना चाहते हैं। आपकी सलाह, आपके सजेशंस जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए, और पॉडकास्ट की दुनिया से जुड़े रहिए हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी के साथ। तो आज इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप तमाम साथी, आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े। प्रशांत जी, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, अगले सप्ताह किसी नए ऐसे ही रोचक विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी और रोचक विषय पे, और क्या कुछ आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।